नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को। दोस्तों, रीड लेवल सेकंड के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक वृद्धि और विकास की संकल्पना। दोस्तों, हम इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से विस्तृत रूप से हम पढ़ने वाले हैं और साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाते जाना है ताकि परीक्षा के समय हम इनको शीघ्र ही इनको रिवाइज भी कर पाएँ और अच्छे तरीके से याद भी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाना और हम इनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास की संकल्पना। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगें दोस्तों तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। बाल विकास के विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है। दोस्तों, बाल विकास के विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों, समय के साथ जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल विकास में। बाल विकास का जो हमारा विषय है, इसमें बच्चों में जो समय के साथ जो परिवर्तन आते हैं, उनमें व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। यह विषय इससे भी संबंधित है कि ये परिवर्तन क्यों और कैसे आते हैं, और कैसे आते हैं, इससे भी यह संबंध रखता है। अतः इस विषय का उद्देश्य शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, भाषाई व ज्ञानात्मक क्षेत्रों के विकास को समझना और उनकी व्याख्या करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वृद्धि और विकास की संकल्पना। वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि से तात्पर्य क्या है, हमारा अर्थ क्या है वृद्धि से, कि बालक के शरीर में जो आकार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, वृद्धि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, शरीर में जो आकार में परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहेंगे। जैसे वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। दूसरे शब्दों में वृद्धि से अभिप्राय मात्रात्मक परिवर्तन, अर्थात वह परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि में क्या है कि लंबाई में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है और शरीर के जो अंग होते हैं उनमें वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में वृद्धि से अभिप्राय मात्रात्मक परिवर्तन, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिसे हम आसानी से माप सकें, तो ऐसे परिवर्तनों को हम वृद्धि में शामिल करेंगे। फिर सोरेनसन ने अपनी परिभाषा दी है इसके बारे में। सामान्य रूप से अभिवृद्धि का शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि से किया जाता है। इस वृद्धि का मापन किया जा सकता है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को प्रकट करती है। सोरेनसन ने क्या परिभाषा दी है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से माप सकते हैं और अभिवृद्धि केवल क्या करती है, शारीरिक पक्ष को ही प्रकट करती है। आगे है, वृद्धि एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र गति से होती है।
वृद्धि क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, क्रम से होती है। शैशवावस्था में तो क्या होती है, वृद्धि तीव्र गति से होती है। उसके बाद बाल्यावस्था में मंद गति हो जाती है और फिर 11 वर्ष की जैसे ही उम्र आती है, 11 वर्ष की आयु में वृद्धि तीव्र हो जाती है, वापस तीव्र हो जाती है। शुरू में तो शैशवावस्था में तीव्र होती है, फिर बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, उसके बाद में 11 वर्ष की आयु में वृद्धि वापस तीव्र हो जाती है। फिर आगे परिपक्वता प्राप्त होने पर अभिवृद्धि क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जैसे ही परिपक्वता आ जाती है बालक में, तो वैसे ही अभिवृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है या स्थिर हो जाती है। आकार में वृद्धि के अतिरिक्त शरीर में अन्य परिवर्तन भी होते हैं। जैसे आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि के अतिरिक्त शरीर में अन्य परिवर्तन भी होते हैं। वृद्धि के अतिरिक्त शरीर में और भी अन्य परिवर्तन भी होते हैं। इनमें शरीर के अंगों के रूप में परिवर्तन, उनकी जटिलता और प्रकारों में वृद्धि और सोचने समझने की योग्यताओं तथा सामाजिक कौशलों में वृद्धि शामिल है। कौन कौन सी इसके अलावा, आकार में परिवर्तन के अलावा और कौन कौन सी शामिल है? शरीर के अंगों के रूप में परिवर्तन, उनकी जटिलता और प्रकारों में वृद्धि और सोचने समझने की जो योग्यता है उसमें भी वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में हमारी मात्र वृद्धि ही नहीं होती बल्कि विकास भी होता है। वृद्धि के अलावा, वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, विकास भी होता है। विकास से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होना। ठीक है दोस्तों, विकास में क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है और उसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी पाया जाता है। इसमें केवल संरचना संबंधी परिवर्तन ही नहीं बल्कि प्रकार्यात्मक परिवर्तन भी शामिल है। विस्तृत अर्थ में विकास से तात्पर्य शारीरिक और तंत्रिकीय संरचना, विचार, प्रक्रियाओं और व्यवहार में समय के साथ होने वाले क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन, जिनमें प्रत्येक जीव जीवन के प्रारंभ से अंत तक गुजरता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यवहार में समय के साथ जो क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन होते हैं उसको हम विकास में शामिल करते हैं, जिनमें प्रत्येक जीव जीवन के प्रारंभ से अंत तक गुजरता है। वृद्धि विकास की बृहत्तर प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। वृद्धि क्या है, विकास की बृहत्तर प्रक्रिया का एक पहलू है। शारीरिक परिवर्तनों के दृष्टिगोचर न होते हुए भी विकास जारी रहता है। ठीक है दोस्तों, शारीरिक विकास मतलब वृद्धि तो क्या है, एक परिपक्वता की उम्र आने पर वृद्धि स्थिर हो जाती है, जबकि विकास है वो उम्र भर चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे जेम्स ट्रेवर के अनुसार परिभाषा दे रखी है। जेम्स ट्रेवर ने कहा है कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। विकास वह दशा है जो कि प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। ठीक है दोस्तों, प्राणी में विकास ऐसी दशा है जो कि प्रगतिशील भी होती है और परिवर्तनशील के रूप में प्राणी में व्यक्त होती है। जैसे जैसे प्राणी में परिवर्तन आता है वैसे वैसे उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर आगे है, यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह परिवर्तन क्या है, प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास
तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह विकास तंत्र को क्या करता है? सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है। क्या है? प्रगति का मानदंड है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। फिर आगे विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उन शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के लिए किया जाता है जो कि क्रमानुसार उभरते हैं। इन मुख्य परिवर्तनों की 3 मुख्य विशेषताएं हैं जो कि निम्न है। पहली विशेषता, वे प्रगतिशील होते हैं, और दूसरी उसमें क्रमबद्धता होती है, और वे काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रगतिशील शब्द का तात्पर्य है कि इन परिवर्तनों की वजह से बालक को ऐसे कौशल व क्षमताएं प्राप्त होती है जो पहले कौशलों से अधिक जटिल और उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली होती है। क्या होती है कि बालक में मतलब जो कौशल आज उसके पास हैं वो 1 साल बाद में या 2 साल बाद में या 6 महीने बाद में उसके जो कौशल होते हैं, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, वो उसमें 2 साल बाद में उसमें उत्कृष्टता और जटिलता उसके व्यवहार में और प्रभावशीलता देखने को हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ है कि उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे उसकी प्रगति होती है, उसके उम्र में प्रगति होती है, वैसे वैसे उसके परिवर्तनों में भी क्या होता है, उसमें हमें प्रभावशीलता या उत्कृष्टता देखने को मिलती है। फिर ठीक से चलने के लिए आवश्यक है कि बालक सीधा खड़ा होकर और संतुलन बनाकर एक पैर के बाद दूसरा पैर रखे। इसके लिए मांसपेशियों में अधिक समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक से खड़ा होने के लिए और चलने के लिए क्या है कि बच्चे में मांसपेशियों में संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है, और इसलिए यह घुटने से चलने से अधिक जटिल है। तो आपको पता ही है कि बालक पहले क्या करता है, पहले घुटनों के बल चलता है, और उसके बाद में जैसे जैसे उसकी उम्र आयु में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे उसके व्यवहार में जटिलता आती है और वो जटिल कार्य करने लगता है। फिर घुटनों के बल चलने के बाद में वो खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद में वह चलना भी सीख जाता है। चलना वैसे ही अधिक उपयोगी है। चलना क्या है, वैसे भी अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे क्या है, हाथ अन्य क्रियाओं के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब जैसे कि घुटनों के बल चलता है बालक, तो उसके हाथ और पैर दोनों मतलब स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, और जैसे वो चलना सीख जाता है तो उसके हाथ है वो अन्य क्रियाओं के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, और बालक ज़्यादा आगे तक देख सकता है। मतलब खड़ा होकर बालक क्या है, ज़्यादा आगे तक देख सकता है। इसी प्रकार बोल पाना बबलाने से उभरता है, और यह निश्चय ही बबलाने से अधिक जटिल और दूसरों से संवाद करने में अधिक प्रभावी भी है। मतलब बालक क्या है, जैसे उसके भाषा का विकास होता है तो पहले वो बबलाना सीखता है, और उसके बाद में उसके जैसे भाषा में विकास होता है, उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होता है, तो वो क्या है, बबलाने के बाद में वो उसके भाषा में जटिलता आती है और दूसरों से संवाद करना वो सीख जाता है। फिर आगे दे रखा है कि क्रमबद्धता, प्रगतिशील हमने देख लिया प्रगतिशीलता क्या है, और उसके बाद में क्रमबद्धता को हम देखते हैं कि क्रमबद्धता से क्या तात्पर्य है। तो क्रमबद्धता से तात्पर्य है कि विकास एक क्रम से होता है। विकास क्या होता है, क्रम से होता है। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है। क्या होता है, पहले वाला चरण, विकास का प्रत्येक चरण है वो पहले वाले चरण पर आधारित होता है, और उससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों,
अतः बच्चे घुटनों पर चलने के बाद ही पैरों पर चल पाते हैं। मतलब पहला चरण तो क्या है, वो घुटनों के बल चलता है और उसके बाद में वह खड़ा होना सीखता है और उसके बाद में वो चलना सीख जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा बालक सीधा ही क्या है चलना सीख जाए, दौड़ना सीख जाए, ऐसा नहीं है। तो क्रमबद्ध उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। पहले घुटनों के बल, उसके बाद में खड़ा होना और उसके बाद में चलना और उसके बाद में फिर दौड़ना, ये उसमें क्रमबद्धता होती है। अतः बच्चे घुटनों पर चल पाने के बाद ही पैरों पर चल पाते हैं। पहले तो घुटनों पर चलते हैं और उसके बाद ही वो पैरों पर चल पाते हैं और चलने के बाद ही दौड़ना सीखते हैं। इसी प्रकार वयस्क की जटिल परिस्थिति को संभालने की योग्यता बचपन में सरल कार्य की करने की क्षमता से उभरती है। वयस्क जीवन में निर्णय लेने की योग्यता बाल्यावस्था के अनुभवों से विकसित होती है। जैसे मतलब बालक वयस्क हो जाता है, मनुष्य वयस्क हो जाता है, तो वयस्क होने के बाद में जो उसमें निर्णय क्षमता होती है वो क्या है, बाल्यावस्था के अनुभव से ही क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है ना दोस्तों। आगे दे रखा है, इस प्रकार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अधिक सरलता और सामर्थ्यता से कार्य करना सीखता है। विकास क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति अधिक सरलता से कार्य करता है और सामर्थ्यता से भी कार्य कर सकता है, करना सीख जाता है। आगे देखते हैं विकास का स्वरूप। मानव शिशु की शारीरिक रचना जितनी सरल दिखाई देती है, उसका व्यवहार क्या होता है, उतना ही जटिल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि मानव शिशु की शारीरिक रचना जितनी मतलब हमें सरल दिखाई देती है, जितना हमें आसान दिखता है, उतना आसान होता नहीं है और उसका व्यवहार उतना ही क्या होता है, जटिल होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के पिछले वर्षों का स्मरण करके यह जान सकता है कि वह पहले की अपेक्षा अब कितना बदल गया है। ठीक है दोस्तों, ये परिवर्तन शारीरिक पक्ष तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि आयु वृद्धि के साथ साथ बालक की वृद्धि, विवेक, इच्छाएं, रुचि, संवेदना और मनोवृत्ति आदि में भी परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार व्यवहारिक दृष्टि से जैविक संरचना एवं मानसिक क्रियाओं में सुनिश्चित ढंग से होने वाले परिवर्तनों को ही विकास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में बालक में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास तथा चारित्रिक विकास होता है। इन विकासों को निम्न 3 पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? संज्ञानमूलक पक्ष, पहला संज्ञानमूलक पक्ष, दूसरा भावमूलक और तीसरा गत्यात्मक या क्रियात्मक या उद्यमात्मक। तो देखते हैं पहला पक्ष, संज्ञानमूलक पक्ष। इसमें है, संज्ञानमूलक पक्ष के विकास के लिए आवश्यक है कि बालक को विचार विमर्श करने की, सोच समझकर कार्य करने की, कार्यों के परिणामों पर विचार करने की तथा आत्मसंयम की शिक्षा दी जाए। संज्ञानमूलक पक्ष की शिक्षा के अभाव में बालक किसी कार्य को सोच विचार कर नहीं कर सकता। मतलब कि संज्ञानमूलक पक्ष है, इसमें बालक क्या कर सकता है, कोई भी कार्य करता है वो सोच विचार कर करता है, अपना दिमाग लगाकर उसमें उस कार्य को पूर्ण करता है। लेकिन क्या है कि संज्ञानमूलक पक्ष के अभाव में क्या है, बालक किसी भी कार्य को सोच विचार कर नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और वह अपने कार्यों में असफल हो जाता है। आगे है दूसरा भावमूलक पक्ष। ऐसे पक्ष पर
अधिक बल देने से व्यक्ति में भावुकता आ जाती है। इसमें क्या है, ऐसे पक्ष में, इस पक्ष की जिस व्यक्ति में अधिकता होती है उस व्यक्ति में क्या है, भावुकता की अधिकता पाई जाती है। वह व्यक्ति भावुक अधिक पाया जाता है। अत्यधिक भावुक व्यक्ति सदा भाव में लीन रहता है, वह कुछ नहीं कर सकता। इसके विपरीत इस पक्ष पर ध्यान न देने से व्यक्ति के उचित संवेगों का विकास असंभव है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि व्यक्ति में एक तो भावुकता अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भावुकता अधिक होगी तो वह क्या है, भाव में लीन रहता है और आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके विपरीत अगर ध्यान, इस पक्ष पर अगर ध्यान ही नहीं दिया जाए तो भी हानि होती है, क्योंकि व्यक्ति के उचित संवेगों का विकास संभव नहीं होता है। भावना के क्रिया करने में शक्ति मिलती है। भावना से जो क्रिया की जाती है उसमें हमें शक्ति मिलती है। इस पक्ष के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इस पर मतलब ध्यान देना भी आवश्यक है। और क्या है कि व्यक्ति में भावमूलक पक्ष की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा पक्ष है गत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक या उद्यमात्मक पक्ष। इसमें है, बालक के चरित्र विकास में उद्यम मूलक पक्ष का विकास विशेष महत्व रखता है। इसके लिए उन अवसरों का लाभ उठाया जाए जिसमें वह अपने उत्तरदायित्वों को समझकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। इसमें क्या है कि इसमें बालक अपने दिमाग का उपयोग करके अपने जो दैनिक जीवन के कार्यों में उचित निर्णय ले सके। ठीक है दोस्तों, यह है कि गत्यात्मक पक्ष। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी यूनिट के अगले टॉपिक में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।